इस चर्चा के पिछले वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था भारत में अपनाई गई, जिसमें संस्कृत को एक तरीके से दरकिनार किया गया। तो शिक्षा व्यवस्था की जब बात हो रही है तो इस वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा प्रश्न है सर से, पीयूष पुष्कर जी से, कि जो शिक्षा व्यवस्था है आज, जिस शिक्षा व्यवस्था में तमाम खामियां हैं, लेकिन एक प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें गुरुकुल पद्धति थी, जिसमें कि व्यक्ति को विशिष्ट बनाया जाता था एक विषय में। सामान्य तौर पर वो जब विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश करता था तो लगभग सभी सामान्य विषयों की जानकारी होते हुए निरंतर एक क्रमशः एक विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता हासिल करता था, और फिर उसके बाद जब वो दीक्षांत समारोह में जब दीक्षा प्राप्त कर लेते थे तो फिर अपना समाज में योगदान के लिए वहां से जाते थे गुरुकुल से। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि संस्कृत और प्राचीन जो गुरुकुल पद्धति थी उसके बारे में आप बताएं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय जी, देखिए, जो प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज की व्यवस्था से वो कोई बहुत ज्यादा भिन्न नहीं थी मौलिक रूप से। क्यों? बच्चे वहां 12 वर्ष की अवस्था में जाते थे और 12 वर्ष का उनका अध्ययन काल होता था। तो आप कुल मिलाकर के जोड़िए तो 24 वर्ष तक का अध्ययन उम्र तक अध्ययन किया जाता था, क्योंकि 25वें वर्ष से उनको गृहस्थ आश्रम में आना होता था। तो 12 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का अध्ययन 24 वर्ष हुआ। आज की व्यवस्था में भी आप देखिए तो जो एक आदर्श विद्यार्थी है वो इसी 24 वर्ष की अवस्था तक आज भी वो अपनी पढ़ाई करता है, और इसी 24 वर्ष की अवस्था तक उसको जो भी विशिष्टता हासिल करनी होती है करता है। तो इस मायने में तो मैं कोई बहुत भिन्न नहीं मानता हूं, लेकिन जहां तक जो दृष्टिगत होता है कि अब जो सिस्टम चल रहा है और जो प्राचीन व्यवस्था थी उसमें जो अंतर दिखाई देता है, उस अंतर में मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो है कि गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो एक मतलब भौतिक व्यवस्था से ज्यादा वो हार्दिक व्यवस्था पर आधारित। उसके लिए बिल्डिंग की जरूरत नहीं थी, उसके लिए आपको इतने स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट डेस्क और 4 फ्लोर की बिल्डिंग और इंटरनेट की सुविधा, इसकी कुछ जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो संवाद हृदय से हृदय का संवाद था। एक गुरु अपने शिष्यों को अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करता था। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि महाभारत में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और वो एक दिन अपने घर में प्रश्न करता है अपने पिता से, द्रोणाचार्य से, कि पिता तो आप मेरे हैं और हमेशा मैं देखता हूं कि पक्ष आप अर्जुन का लेते हैं, आप इस तरह का भेदभाव मेरे साथ क्यों करते हैं? तो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारा अधिकार मेरी संपत्ति पे है, मेरे घर के आंगन में तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, लेकिन अर्जुन मेरा प्रिय छात्र है और विद्या पे उसका अधिकार तुमसे अधिक है, और एक गुरु के लिए एक अच्छा छात्र पुत्र से भी बढ़कर है, इसलिए तुम्हें यह भेदभाव दिखाई देता है। तो वो जो गुरुकुल की आप बात कर रहे हैं वो तो एक हृदय का संवाद था, जो शिष्य और गुरु के बीच में एक ऐसा संबंध था जो पिता पुत्र के संबंध से भी अधिक बढ़कर था। और वो सारी व्यवस्था जो थी वो आज की तरह या वर्तमान समय की तरह किताबों के ज्ञान पर आधारित नहीं थी। वो आजकल आप तो देख लीजिए, ये तंत्र का युग है, तकनीकी का युग है। आज के छात्रों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, आप कहीं से भी वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। लेकिन इन सारी जगह पे जो एक चीज मिसिंग हो रही है वो है आत्मा, और आत्मा मतलब हृदय और हृदय के बीच का जो तार बंधा हुआ है वो तार टूटा हुआ है। आप एक प्रोफेशनल बन के वीडियो डाल देते हैं, आप एक एजुकेटर बन करके वीडियो डाल देते हैं, आप एजुकेटर बन करके कोचिंग सेंटर बड़े बड़े खोल लेते हैं, और आप वहां पे क्या करते हैं, उसको एक व्यवसाय समझते हैं, और उस व्यवसाय को आदान प्रदान का कि आप जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, आप हैं वो दाता हैं,
और जो सामने वाला है वो एक कंज्यूमर है, वो एक ग्राही है। ये इस बीच में जो ये व्यापार का एसेंस आता है, वो एसेंस शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मैं खुद शिक्षक हूं और मैं इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूं कि अगर शिक्षा को एक संबंध स्थापित करके प्रदान किया जाए तो उसका प्रभाव कुछ और होता है, और अगर शिक्षा को एक शिक्षक बन करके, एक व्यापारी बन करके प्रदान किया जाए तो उसका संबंध कुछ और होता है। अब देखिए, तकनीकी रूप से यूरोप, अमेरिका हमसे बहुत आगे है, लेकिन क्या यूरोप, अमेरिका ये कह देगा कि आज हमें टीचर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्मार्ट बोर्ड से और इंटरनेट से और रोबोट से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ूंगा? कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा और वो व्यवस्था फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और उसे एक गुरु रखना पड़ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो व्यवस्था है आज जो हम जिसको लेके चल रहे हैं, ये भी अपनी सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है, सामाजिक जरूरतों पर आधारित है। अब हम इतने, हमारे पास सिद्ध पुरुष नहीं, वो जिनको हम गुरुकुल में विश्वामित्र आप कह रहे हैं, ये विश्वामित्र कौन है, वशिष्ठ कौन है, वामदेव, अत्रि, ये सब ऋषि हैं जिन्होंने ज्ञान को उद्भूत किया है। इन्होंने ज्ञान को उद्भूत किया है, अपने तपस्या से किया, अपने आराधना से किया, साधना से किया, समाधि से किया। उन्होंने ज्ञान को उद्भूत किया है। उस उद्भूत ज्ञान को किसी को देना और कहीं से पढ़ करके उस ज्ञान को ट्रांसफर करना, इस दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। तो गुरुकुल व्यवस्था में जो गुरु थे वो एक ज्ञान का उद्भूत रूप थे। उन्होंने ज्ञान को अपने आप में उद्भूत किया, उत्पन्न किया, स्वयंभू किया, और उस ज्ञान को उन्होंने विद्यार्थियों को, जब आप किसी चीज को खुद ईजाद करते हैं और उसे किसी को सिखाना होता है तो आप उसको इतना सरल तरीके से सिखा देंगे कि उसे वो बहुत ही सरलता से और आसानी से आत्मसात कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को पढ़ करके और उसी चीज को किसी दूसरे को बताना हो तो उसमें एक आत्मा होती है, वो आत्मा कहीं ना कहीं रास्ते में खो जाती है, वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, और वो सारा देखिए स्मृति पर आधारित था, वो एक परंपरा पर आधारित था। गुरु के पास ही सब ज्ञान का भंडार था, उसे शिष्यों को लेना था और वो प्रतिदिन उनको स्मरण करना था। आप ये उसकी खासियत देखिए, पूरा का पूरा शास्त्र स्मरण हो जाता था, पूरा योग शास्त्र स्मरण है, पूरा वेद शास्त्र, पूरा मतलब जिसको आप चिकित्सा शास्त्र कह रहे हैं, अर्थशास्त्र कह रहे हैं, विद्यार्थियों को स्मरण हो जाता था। अब जो चीजें आपको स्मरण रहेगी उसका उपयोग आप अलग तरीके से करते हैं, और जो चीजें आपके पास किताब में संग्रहित है, कॉपी में संग्रहित है, उसका उपयोग आप अलग तरीके से करेंगे। तो आज का ज्ञान तो जो है वो इस पर आधारित हो गया, ये अंतर मैं देखता हूँ। तो जी सर, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद हम कुंदन के पास चलेंगे, उनका प्रश्न लेंगे कि आजकल विद्यार्थियों के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो इतने बड़े बड़े सिलेबस को कैसे याद रखें और किस तरीके से अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। तो आप एक छोटा सा कोई संस्कृत का श्लोक या संस्कृत की कोई ऐसा मंत्र दें जिससे कि विद्यार्थी उसका निरंतर अभ्यास करें और फिर उससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़े। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तनाव में होते हैं कि इतना सिलेबस है और हम याद नहीं कर पाए। तो इस बात को आप कहें, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूँ और मैंने बहुत सारे शोध अध्ययनों में जाना है कि अगर आप संस्कृत के कुछ मंत्रों का निरंतर अभ्यास करें तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती। जी सर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि संस्कृत विषय जितना स्मरण करने से संबंधित है उतना ही वो दिमाग के, इसका परिसर बहुत ज्यादा है। संस्कृत विषय का परिसर, रेंज जो कहते हैं ना, वो रेंज बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप एक तरफ अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो याद करने का अभ्यास इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे प्रारंभिक स्टेज में तो सबसे पहले आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, धातु रूप याद होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ने लगे, आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो बच्चा यहीं पे, आज के जो बच्चे हैं वो यहीं पे आकर के अपने आप को धाराशायी कर लेते हैं, यार इतनी चीजों को हम याद कैसे करें। तो सबसे पहली समस्या तो, और दूसरा देखिए कि अगर आप तर्क की बात करें कि हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं किसी चीज को, तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। आपने तर्क भाषा देख लीजिए, ब्रह्मसूत्र देख लीजिए, वेदांत दर्शन देख लीजिए, दिमाग की ऐसी एक्सरसाइज कराता है कि आपको लगेगा कि एक क्षण तो समझ में आ गया, दूसरे क्षण गायब हो गया।
और आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठिए, जब आप बात करते हैं ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मसात होने की बात करते हैं और एक जुड़ने की, एकात्म, जिसको वेदांत का मतलब है कि हम जो है अद्वैतवाद की बात करते हैं कि वो जो परम ब्रह्म है और जो मैं हूं, वो हम दोनों एक ही इकाई हैं, बस हम एक उपादान कारण से अलग अस्तित्व में दिखाई दे रहे हैं और वो एक मूल कारण से अलग है। लेकिन जिस तरह से मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही है, लेकिन वो एक अलग आकार में दिखाई दे रहा है, अंततः उसे मिट्टी ही बनना है। तो उस संबंध में आपको कहते हैं कि संस्कृत का रेंज बहुत ज्यादा है। अगर याद करने की बात हो या दिमागी एक्सरसाइज समझने की बात हो, दोनों ही विषय में ये अपने सीमा पर, पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। और विद्यार्थियों को जहां तक ये समस्या है कि पाठ्यक्रम ज्यादा होता है, उसको याद कैसे करें, तो देखिए अपने जो संस्कृत विषय है उसका तौर तरीके को देखिए। उन्होंने पहले चीजों को आदर्श रूप में ऐसे लिया कि आप पहले एक शब्द रूप याद करो बालक का। अगर आपको बालक का शब्द रूप याद हो गया तो जितने भी अकारांत शब्द रूप हैं सब इसी की तरह होंगे, आप उसको याद कर लीजिए, आपको याद हो गया। मेरा संकेत इस ओर है कि उन्होंने चीजों को याद करने का एक तरीका बनाया। अब सूत्र, आप व्याकरण पढ़ेंगे, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे वो सूत्र रूप में लिखे गए। ब्रह्म सूत्र भी सूत्र रूप में, पाणिनि का व्याकरण भी सूत्र रूप में, योग शास्त्र सूत्र रूप में है। वो कोई ऐसे भाषण नहीं लिखा हुआ है। यम नियम आसन अष्टांग योग का जब जिक्र आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप उसमें आपको डिटेल ऐसे गद्य नहीं लिखे मिलेंगे, वो सूत्र रूप में लिखे हुए हैं। तो उन सूत्रों को हम ऐसे संकेत शब्द लेते थे, लेकिन वो शब्द क्या होते थे, संकेत रूप होते थे। वो शब्द हमें एक पूरे गद्य का संकेत देते थे। अब जो पाणिनि का व्याकरण है वो जो शुरू होता है जो अपना माहेश्वर सूत्र से, उसी माहेश्वर सूत्र, वो 14 सूत्र है। आई ऊण रील रिंग एवं है औच हया बरट लन यम गणनम घड़ दशा जब घड़ दशा खफ छठ तप कपया शशर हल, ये 14 सूत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि शंकर के डमरू बजाने से ये 14 सूत्र निकले थे। जब पाणिनि शंकर के भक्त थे, उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस शंकर की आराधना से ये सूत्र निकले। उन सूत्रों का विस्तार किया, अर्थ किया, उपयोग किया। तो सबसे पहले विद्यार्थी को कोई भी चीज आपको याद करना हो, आप उसको एक सूत्र रूप का आकार दीजिए। आप वो सूत्र अपनी तरफ से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम प्राचीन पद्धति, आप उस सूत्र को अपने तरीके से बनाइए, उसको संकेत रूप में लीजिए और उस संकेतों को याद कीजिए। वो संकेत आपको हिंट देंगे कि उस हिंट से, अब देखिए आजकल बच्चे जो है केमिस्ट्री विषय पढ़ते हैं तो 10वीं क्लास में बच्चों को याद करना होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा धातु कम अभिक्रियाशील है। ये यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। तो उसके लिए बना रखा है लोगों ने कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। अब कैटरीना से तो कैल्शियम, वहां कैल्शियम हो गया, ने से सोडियम हो गया, कैटरीना ने कार से कैल्शियम सोडियम, कार मांगी मैग्नीशियम, ऑल्टो अल्मुनियम, जेन जिंक, फरारी एफी लोहा। तो ऐसे करके उन्होंने एक सूत्र बना लिया। अब उस सूत्र को वो याद कर लिया, उसको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है। तो बच्चों को एक तो चीजों को सूत्र रूप में बांधने की कला सीखनी चाहिए और दूसरा चीज उन्हें सीखना चाहिए कि याद करने में आवृत्ति का, बार बार जितना उसको रिपीटिशन करेंगे वो। और अगर आप किसी ऐसे मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया और उस गायत्री मंत्र के जप करने मात्र से, जो उनको स्मरण शक्ति का लोहा माना जाता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी, तो उन्होंने उनको, मालवीय जी जो थे, रहते थे वाराणसी में, उनके पिताजी एक बार उनसे मिलाए मालवीय जी से और उन्होंने उनको ये मंत्र दिया था कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करो और तुम्हारी स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाएगी। मैं आज के विद्यार्थियों से यही कहता हूँ, ये जो अपना गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस पर पूरी आस्था रख करके अगर वो प्रतिदिन इसका 21 बार भी जाप करते हो तो आप देख लेंगे कि 1-2 महीने में वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके स्मरण शक्ति में
संस्कृत की ये खास मतलब विशेषता है कि उसके जो उच्चारण है, उसके आपके अंदर मस्तिष्क की नसों को, उनकी तरंगों को इस तरह से वो कंपित करते हैं कि आपके दिमाग की वो सोई हुई शक्ति भी जाग जाती है। सारा शक्ति जो जगाने का है, हमारे अंदर शक्ति का भंडार है, हम उस शक्ति को जगाएं, और हमारे पास साधनों का भी भंडार है। आप एक एक ये जो ओम शब्द है या जो भी मंत्र है, ये सारे ओम शब्द हर एक मंत्रों में लगा हुआ है। ये ओम अपने आप में एक पूर्ण है। आप अगर एक को भी पकड़ करके इसकी साधना निरंतर करें तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। आप गायत्री मंत्र की साधना निरंतर करें, एकदम आस्था रखें, विश्वास रखें, और कुछ दिन तक निरंतर इसकी साधना करें, आपकी स्मरण शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी सर, तो इसके लिए तो मैं सर आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि विद्यार्थियों को आपने ये, जैसे सामान्य तौर पर ये सामान्य व्यवहार में और सामान्य जानकारी में है कि गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, लेकिन जो आपने बताया कि गायत्री मंत्र हम अगर पढ़ें तो स्मरण शक्ति निश्चित तौर पर तेज होगी, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। ये उसी तरीके से है कि ज्ञान तो प्रकृति में है, बस हमें उसको समझने की जरूरत होती है, जो आज आपने कर दिया। अब मैं कुंदन के पास चलूंगा कि कुंदन अपना प्रश्न। गुरुवर, आज जो अभी तत्क्षण हमें थोड़ी देर पहले जो आपने पूरी व्याख्यान रखी, किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें द्रोणाचार्य और अर्जुन का आपने जिक्र किया, उसके बाद आपने फिर ये भी बताया कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे प्रोड्यूसर, स्पॉन्सर और रिसीवर के तौर पे उभरा है। किस तरीके से आपने पूरे ओम के विस्तार का और गायत्री मंत्र का किया। सचमुच आज ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थी के लिए प्रारंभिक चरण के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और मैं तो चाहूंगा कि ये हमें अगर थोड़ी देर और ऐसे चीजें बताएगी तो हमारी प्रारंभिक संस्कृत भी बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके सर। बस एक छोटा सा प्रश्न, और आपको हम लोग ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया कि पीढ़ी बदली है और गुरु शिष्य परंपरा भी बदला है और एजुकेशन के तरीके, तौर तरीके भी बदल गए हैं, तो क्या आप ये बता सकेंगे हमें कि संस्कृत के प्रति आज की पीढ़ी में रुचि वापस कैसे जगाया जा सकता है? आप तो ये 21 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, और क्या अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं को संस्कृत पर तरजीह देना हितकर होगा? हम किस तरीके से इस वापस संस्कृत वाले युग में और एज में जा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं? आप ये हमें अवगत कराएं। कुंदन जी, आप ये समझिए कि संस्कृत का महत्व पहले भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन बच्चों की रुचि का जहां प्रश्न है, देखिए, जो हमारे अंदर विचार आते हैं वो हमारे सराउंडिंग से आते हैं, हमारे आसपास से जो बाहरी वातावरण होता है उसी वातावरण के आधार पर हमारे विचार बन जाते हैं। हमारे आसपास का जो आज का वातावरण हो गया है वो ऐसा हो गया है, हम देख रहे हैं जो अन्याय कर रहा है उसकी प्रगति हो रही है, जो शोषण कर रहा है उसकी प्रगति हो रही है, जो कमीशन खा रहा है, दलाली कर रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। अब जब चारों तरफ इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है, अब उसमें कोई एक अगर ये सोचे कि मैं न्याय के पथ पर चलूंगा, मैं, क्योंकि संस्कृत जब आप जैसे ही पढ़ना प्रारंभ करेंगे आपको वो बात करेगा, सत्य बोलो, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न्याय के रास्ते पर चलो, न्यायात पथा प्रविचलंति न धीरा, धैर्यवान पुरुष न्याय के रास्ता कभी नहीं छोड़ते। और इस तरह तो वो बात करता है न्याय की, सत्य की, धैर्य की। अब बच्चों को लगता है अगर हम इस चीज को अंगीकार करते हैं तो हम जिंदगी में पीछे चले जाते हैं, जो कि एक नासमझी की बात है। और बच्चों में जो रुचि जगाने की बात है, जब तक बच्चों को उसका विशाल रूप नहीं दिखाया जाएगा, तो अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए, पूरे सभासद के संदेह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया। जब उस विशाल रूप को देखा लोगों ने, तब लोगों को ये यकीन हो गया कि ये कृष्ण कोई ग्वाला नहीं है, ये कृष्ण कोई सारथी नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। और तब जाकर के कृष्ण में और उनकी शक्ति में लोगों को यकीन हुआ। तो हमें संस्कृत के बच्चों को जरूरत है उनको संस्कृत का विशाल रूप दिखाने का, उनका जो विस्तृत आयाम है, उसका जो संपूर्ण अंग है, वो बच्चों को परिचय कराने का। और ये परिचय तभी संभव है
जब अलग से संस्कृत के विद्यालय बने, संस्कृत के विद्यालय में संस्कृत से संबंधित सारी जो व्यवस्था हो, जो सारा ज्ञान है उसका प्रारंभिक ज्ञान पहले बच्चों को दिया जाए, उनका परिचय कराया जाए, और फिर उस ज्ञान में से जो ज्ञान उसे पसंद आए उस ज्ञान की ओर उसकी विशिष्टता को बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर उसके लिए अलग से जो व्यवस्था है वो की जाए। बाकी विद्यालय स्तर पर जो प्रारंभिक रुचि की बात है वो ये तो पूरी तरह शिक्षक पर आधारित है। अगर शिक्षक बच्चों किसी भी विषय में अगर आपकी रुचि हो तो आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि उस विषय के शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने मुझे उस विषय के प्रति रुचि जगाई। तो मैं संस्कृत के जितने भी शिक्षक हैं उनसे भी ये निवेदन करता हूं कि बच्चों को, छात्रों को पहले तो संस्कृत विषय की जो विशालता है, उसके जो सभी अंग हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें, उसके महत्व को बताएं। और देखिए, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, आप लाखों रुपए की गाड़ी खरीद लीजिए, लाखों रुपए का घर खरीद लीजिए, लेकिन आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद है। वो आनंद बिना संस्कृत का आपको जो प्राप्त होता है वो अधूरा है। अगर आप संस्कृत विषय पढ़े हैं, आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, आप संस्कृत के पढ़े हुए विषय वाले छात्र हों या शिक्षक हैं या जो जुड़े हैं संस्कृत से, आपको आत्महत्या की शिकायत उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि बचपन से संस्कृत ये शिक्षा देता है कि आपको धैर्य रखना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको सत्य का पालन करना है। और सत्य एक ऐसी चीज है जिसमें अपने आप में अद्भुत शक्ति होती है। वो भले दुनिया के सामने कुछ क्षण के लिए पराजित दिखाई देगा, लेकिन वो आंतरिक रूप से वो पराजित नहीं हो सकता। संस्कृत हमें ये बात सिखा देता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये जो समझ रहे हो कि ये शरीर तुम हो, तुम शरीर से भिन्न एक परम सत्ता है, और उस परम सत्ता को तत्वमसि 9th क्लास में ये पढ़ना है। ये महावाक्य 9वीं क्लास में पिछले साल तक सिलेबस में था कि तुम उसको, ये आरुणि के साथ शिष्य का संवाद हो रहा है। आरुणि कहते हैं एक बरगद का बीज तोड़ के लाओ, बरगद का बीज लाता, बोला उसको तोड़ो, उसके अंदर क्या दिखा? बोला बीज दिखा। बोला बीज को भी तोड़ो, उसके अंदर क्या दिखा? बोला कुछ नहीं दिखा। बोला जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसी बीज से ये बरगद का इतना बड़ा विशाल पेड़ बना हुआ है। तो वो आत्मा जो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, ये संपूर्ण संसार, इतना विशाल संसार जो रचित है वो उसी आत्मा से रचित है, और वही आत्मा तुम हो। अगर तुमने एक बार आत्मा, आप ये बताइए कि हम ऋषि मुनियों पर संदेह करते हैं, वो गुफाओं में बैठते हैं, बरसों बरस तपस्या करते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है। वो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कोई बात कह सकते हैं, वो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की किसी बात को देख सकते हैं। ये बात तो आपको वर्तमान काल की बात है। आप नीम करौली वाले बाबा की कहानी पढ़ लीजिए, आप परमहंस की कहानी पढ़ लीजिए, आप कई ऐसे योगी हैं जिन्होंने, तैलंग स्वामी थे वाराणसी में, उनकी कहानी पढ़ लीजिए आप। ये सब वर्तमान युग के हैं, ये कोई बहुत प्राचीन युग के नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार हर दिन किए हैं कि यहाँ बैठे बैठे, अब ये जुकरबर्ग जो आज फेसबुक का इतना बड़ा मालिक बना बैठा है, ये नीम करौली वाले बाबा से आकर के मिला, और जब उसने देखा कि नीम करौली वाले बाबा अकेले एक गुफा में रह करके पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तब उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दे, और उसने जो है इस तरह का फेसबुक का इजाद किया। तो ये जो संस्कृत विषय है वो सांसारिक चीजों की बात करता है, साथ ही साथ ये जो अंतिम हमारा लक्ष्य है जीवन का, परमानंद, आध्यात्मिक सुख, उसकी बात करता है। इसका मूल जो जड़ है वो है। तो इसके विषय में अगर बच्चों को सारी जानकारी दी जाए, उनको ये साक्षात्कार कराया जाए, उनका अभ्यास कराया जाए। अब आप ध्यान सुनते हो, अगर आप महीना दिन ध्यान करोगे तभी तो ध्यान का प्रभाव आप पर आएगा, और जब ध्यान का प्रभाव आएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ध्यान क्या चीज होता है और ध्यान का असर क्या होता है। लेकिन खाली हम सुनते रहेंगे ध्यान तो उससे हम क्या लाभ मिलेगा? तो संस्कृत विषय को हम सिर्फ सुन रहे हैं, संस्कृत विषय की आराधना नहीं कर रहे, संस्कृत विषय की साधना नहीं कर रहे, हम उसको एक दोयम दर्जे की, एक हाशिए पर स्थित कर दिए हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, और बहुत हद तक कई जगह गार्जियन का भी उत्तरदायित्व है। आप समाज में सब कुछ देखते हैं लेकिन प्रेम खो रहा है, और संस्कृत यही सिखाता है कि आपको हर वस्तु से प्रेम करना है। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उसको अपना नहीं सकेंगे। आप उसी चीज को अपना सकते हैं जिसको आप प्रेम करते हो। तो ये विषय जो है
इस तरह का विषय है। के अलावा आपने टेक्नोलॉजी की जो बात की है अभी, उससे जुड़ा हुआ मेरा छोटा सा सवाल, और मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप टिप्पणी करें उसके ऊपर, कि फेसबुक का इजाद हुआ कि पूरी दुनिया से हम कैसे जुड़े, लेकिन टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है। जैसे कि आपने कहा कि आज हम हिकारत और हाशिए पे गई हुई भाषा के रूप में संस्कृत को देखते हैं, ऐसे सामान्य धारणा है, लेकिन ये तकनीक ही है जो अब संस्कृत के महत्व को बढ़ाने वाली है। और आप जानते ही होंगे कि जब टॉकिंग कंप्यूटर की बात हुई कि टॉकिंग कंप्यूटर बनाया जाए, तो उसके लिए एक उपयुक्त भाषा की खोज हुई। तो उस उपयुक्त भाषा की खोज संस्कृत पर ही आके रुकी कि संस्कृत ही वह भाषा है जो टॉकिंग कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम रहेगी। तो तकनीक की आवश्यकता आज संस्कृत की भाषा ही होने जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या यह टेक्नोलॉजी के रूप में जब संस्कृत का उपयोग होगा तो निश्चित तौर पर संस्कृत अपना पुराना वैभव और पुराना गौरव हासिल कर पाएगी? हाँ दिग्विजय जी, ऐसा है कि संस्कृत को जो तकनीकी या कंप्यूटर की भाषा बनाने के विषय में बात होती है, तो वहां पर संस्कृत की दो विशेषताएं हैं जो इसको वहां पर ला करके टिकाती है। इसकी पहली विशेषता है कि ये जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अगर आप टॉकिंग लैंग्वेज किसी को बनाना चाहते हैं तो इस दोनों में संबंध होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको BUT बट बोलेंगे तो वहां पे वो बुट लिखेगा, आप यहाँ बट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बुट और बट का जो है डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन संस्कृत में ये डिफरेंस नील है, जीरो है। तो इसके कारण एक, और दूसरा जो संस्कृत है वो एक सूत्र रूप में बांधी जाने वाली भाषा है। इसको आप सूत्र रूप में बांध सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या चाहिए? संक्षिप्त चाहिए। कंप्यूटर का लैंग्वेज जो होता है वो हमारी पूरी लैंग्वेज को तो नहीं रीड करता है, वो डेसिमल सिस्टम पे 0 और 1 पर आधारित सिस्टम है जिस पर वो काम करता है। तो संस्कृत इसलिए उसको वहां पे लगता है कि संस्कृत भी एक सूत्र आधारित भाषा है और ये सूत्रों के माध्यम से अपनी पूरी बात को कह सकता है। तो इसके कारण, और तकनीकी का, जैसे आपको हमने बताया कि सबसे देखिए मूल चीज जो है किसी भी मानव सभ्यता का, वो है उसकी संस्कृति। अगर आप अपनी संस्कृति के साथ विकास कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या जापान ने अपनी संस्कृति छोड़ दी? क्या चाइना ने अपनी संस्कृति छोड़ दी? क्या यूरोप ने अपनी संस्कृति छोड़ दी? वो अपनी संस्कृति को पकड़ करके रखे हैं, अपनी तकनीकी से अपना विकास भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी। लेकिन हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे की संस्कृति के प्रति इतने लोलुप हो जाते हैं कि अपनी संस्कृति की जो आत्मा है उसे हम तुच्छ समझने लगते हैं और उसको हम महत्व देने लगते हैं, जो कि हमारे संस्कृति के सामने कोई भी महत्व नहीं रखता है। तो सबसे पहले हमें अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बनाए रखते हुए तकनीकी का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि हमारी संस्कृति बनी रहे, क्योंकि अपनी संस्कृति जो है वो अद्वितीय है। ये वो संस्कृति है जो उद्भूत हुई है मनुष्यों के द्वारा। जब जिस समय में कोई तकनीकी नहीं थी उस समय भी मनुष्यों को पता था कि नवग्रह कैसे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं, और ये 9 ग्रहों की गति का उनको पता था। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कौन से दिन ग्रहण लगेंगे, ये हमारे पंचांगों में वर्णन मिलता है। ये उस समय आप बताइए कि बिना किसी तकनीकी का वो इन चीजों का कैलकुलेशन, तीनों की गति। आज आप एक यान छोड़ते हो, चंद्रयान, और 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 सेकंड का अंतर होता है और आपका चंद्रयान धराशायी हो जाता है। आप बताइए कि इतना सटीक कैलकुलेशन कर पाना कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों की अलग अलग गतियां हैं, और वो अलग अलग गतियों का ऐसा कैलकुलेशन कि वो कौन सा पीरियड आएगा कि तीनों ही एक लाइन में होंगे और कितने प्रतिशत छाया किसका किस पर पड़ेगा, कौन दिखाई देगा कौन नहीं दिखाई देगा, ये धरती पर बैठ करके इस चीज का ज्ञान प्राप्त करना। तो इस संस्कृति को बनाए रखना वो आज की हमारे भारतीय लोगों की और भारत सरकार की ये चुनौती है कि हम अपने इस विद्या का, अपने इस संस्कृति को बनाए रखते हुए अपने तकनीकी का इस्तेमाल करें, लेकिन उस तकनीकी का इस्तेमाल करके हम अपनी संस्कृति को कभी खत्म ना होने दें, अपनी संस्कृति को बचा करके रखें। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, तो इस चर्चा का समापन करें, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले कुंदन, इस चर्चा के समापन में आप अपनी
बात रखें और उसके बाद इस चर्चा का समापन करेंगे। सर सचमुच आज हम लोग बहुत अभिभूत हैं। दिग्विजय, मैं और इस चैनल तर्क ज्ञान के दर्शकगण, श्रोता जितने भी इससे जुड़े हैं, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे और रखते होंगे कि आज के जो हमारे साथ वक्ता रहे पीयूष पुष्कर सर, उन्होंने जिस तरीके के संस्कृत के सारे आयामों को उन्होंने छुआ है, जिस प्रकार उन्होंने इसकी बृहदता, इसकी पूरी डिटेल्स फ्रॉम सिंस बिगिनिंग टिल टुडे, पूरी शुरुआत से लेकर आज तक, कहाँ प्राचीन युग से आधुनिक युग तक, इवन जब दिग्विजय जी ने तकनीकी बात जोड़ी उस पर भी इन्होंने जिस कुशलता से संस्कृत के बारे में बताया है, सचमुच आज हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं सर। हम आपसे आगे के लिए भी कभी ऐसे सेशंस की उम्मीद रखते हैं और आपसे अभी ही एडवांस में अनुनय विनती करते हैं कि आप इस चैनल को, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आगे भी समय देंगे और स्टूडेंट्स के लिए आप इस तरीके की बहुत अच्छी मोटिवेटिंग पॉइंट और बिल्कुल लोगों तक पहुंचने वाले भाषा में जो आपने बात रखी है, आप फिर से मौका में प्रदान करेंगे। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन व आभार आपका। धन्यवाद। जी सर, जी सर, प्लीज सर। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने संस्कृत विषय को चुना और ऐसे विषय को चुना जो सर्वव्यापक है और इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। हम अपनी शक्ति को, अपनी संस्कृति को समझ नहीं पा रहे और दुनिया जिसके पीछे पागल है, हम उसको दरकिनार करके हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और दुनिया इसी ज्ञान को लेकर के, इसी शोध को, इसके विषय संस्कृत के शोध को लेकर, संस्कृत विषय को लेकर के बहुत ऐसी चीजों को हासिल कर रही है जो हम भारतीय होते हुए नहीं कर पा रहे। मैं दो बातों से अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करके अंत करना चाहूंगा कि ये सांसारिक चीजें तो है ही है, कमाना, खाना, व्यापार, रोजगार तो चलता रहेगा, लेकिन जीवन में यदि आपको सुख और शांति की जरूरत महसूस हो तो आप एक बार संस्कृत की तरफ जरूर झांक करके देखें। और पहले मैं उसका थोड़ा सा भावार्थ का देता हूं, फिर मैं एक संस्कृत का श्लोक और एक मंत्र के साथ अंत करूंगा कि अंतिम जो अपना जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि हम इस जीवन से मुक्त हों और अपना जो जिस अंश से हम टूट करके अलग हुए या व्यक्त हो गए हैं, उस अंश में पुनः हम शामिल हो जाएं, जिससे कि हम आनंद की जो अंतिम स्थिति है वहां तक पहुंच पाए। उसके लिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म का एक अंश मात्र हम है और ये पृथ्वी पूरा उसी परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो वो जो परम ब्रह्म है वो अपने आप में पूर्ण है और हम भी, हमारे अंदर जो परम ब्रह्म है वो भी एक अंश, उसी का अंश है, लेकिन वो भी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन ये दोनों जो पूर्ण के बीच में, एक पूर्ण से अलग हुआ दूसरा पूर्ण, जैसे आप देखते हैं मकड़ी जो होता है अपने मुंह से पूरा रेशा निकालता है और पूरे रेशे निकाल करके एक संसार की रचना करता है, जिसमें कि आकर के कीट पतंगे फंसते हैं और वो उसका ग्रास बनाता है और फिर वो सारा जो रेशा होता है वो रेशा वापस उस मकड़ी के मुंह के अंदर ही समा जाता है। इसी तरह से ये पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है वो इसी तरह का चीज है। तो इसके विषय में अपने शास्त्रों में कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और मैं इस कोरोना समय में विश्व कल्याण की कामना करता हूं इस मंत्र से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। धन्यवाद। जी सर, तो ये जो दोनों मंत्र हैं निश्चित तौर पर ये सभी के लिए कल्याणकारी हैं और पूरे विश्व का कल्याण करने की धारणा और मनोभावना रखते हैं। इस चर्चा में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो यह है
कि संस्कृत ज्ञान का भंडार नहीं, ज्ञान का सागर है, जिसमें आप गोते लगाते चले जाइए, आपको नित नए माणिक मोती मिलते चले जाएंगे। तो इस समय में जब हम घर पर बैठे हैं तो कोशिश ये करें कि संस्कृत के कुछ श्लोक, और जैसा सर ने बताया कि अगर हम गायत्री मंत्र का पाठ करें नियमित रूप से तो निश्चित तौर पर हमें इसका लाभ मिलेगा। कुल मिला जुला कर अगर मैं कहूं कि संस्कृत की भाषा को और संस्कृत के पूरे ज्ञान को अगर आपको समझना है किस तरीके से वो हमें ज्ञान देता है, उसके लिए एक ही श्लोक अगर हम पढ़ें कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। ये श्लोक अपने आप में पूरी संस्कृत भाषा के ज्ञान को चरितार्थ करने के लिए काफी है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले, और अंतिम में कि ओम शांति शांति और सब जगह शांति और सद्भाव का वातावरण। तो सर पीयूष पुष्कर सर, आपने संस्कृत और वर्तमान में इसकी स्थिति, इस विषय के ऊपर अपनी जो महत्वपूर्ण बातें और मैं कहूं कि अत्यंत ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। और निश्चित तौर पर ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होगी, और जितने भी तर्कज्ञान के दर्शक हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा और ये विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लगभग उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जहां तक आप पहुंच सकें, क्योंकि इसमें जो कही गई बातें हैं वो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर हम एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक और बार आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि किसी अन्य विषय पर, और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि सर आप हम लोगों को समय देंगे। कुंदन, मैं तो चाहूंगा दिग्विजय कि सर को बीच बीच में पीरियोडिकली हमें लाना पड़ेगा और सर से विनती करनी चाहिए कि बीच बीच में आप आए और बुझे हुए विद्यार्थी के जितने भी मोटिवेशन है आप इसी तरीके से संस्कृत से उजागर करें और वापस सबको मनोबल देके इस देश के भविष्य के लिए आप प्लीज बीच बीच में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। बहुत बहुत आभार आपका एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में बहुत ही जल्द।